भाई आप सोचो, जब मेरी सीट को उन्होंने इसलिए चेंज कर दिया कि मेरी परछाई उन तक ना पड़ जाए, मेरी आवाज उनके कानों तक ना जाए। देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की ये लोग खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। परवेश वर्मा कहते हैं मार्शल को कि इसको उठा के बाहर फेंको, इज्जत शराफत से पेश मत आओ। उनके इस अपमान का बदला तो हम लेंगे। उन्होंने मेरी सीट को बदल दिया। क्या ये जातिवाद नहीं है? अगर देश के 20% विपक्ष के नेता ये हिम्मत रख ले तो मोदी को बचाने वाला देश में कोई पैदा नहीं है। मोदी सरकार गिर जाएगी। कोई डरेगा नहीं ईडी सीबीआई से। तो ये सरकार चंद महीनों की सरकार बची है, सब लोग ठान लें। और भाजपा का बुरा वक्त शुरू हो चुका है, भाजपा का बुरा टाइम शुरू हो चुका है। तोड़ जोड़ सब कुछ कर ले। जब जनता बदलाव चाहती है ना, तो सारी ईवीएम, सारा कुछ सेटिंग, सारा चुनाव आयोग, सारी ईडी, सारी सीबीआई रखी दी जाएगी और जनता सत्ता परिवर्तन कर देगी। तो ये भाजपा के लोग चोर और फ्रॉड है। खुलेआम खुला खेल फर्रुखाबादी, खुलेआम लूट चल रही है। और हम लूट पे बोलेंगे तो आप हमें सदन के बाहर फेंकोगे, हमें जाति शब्दों से अपमानित करोगे। भाजपा कितना षड्यंत्र कर ले, 2 सीट भी नहीं आ पाएंगे अब क्या भाजपा की पंजाब के अंदर। आप बताओ, मोदी जी आपका जलवा तो निकाल दिया जैन जी ने। मोदी जी को बड़ा घमंड था अपने ऊपर कि मैं झुकूंगा नहीं, जैन जी ने दिखा दिया। मोदी जी को आना भी पड़ा। अब तो फ्रंट रील बनाते हैं मोदी जी। तो ये दोगले लोग हैं, ये चोर जो बैठे हैं भाजपा संघ के लोग। हम चंदा चोरी पे सवाल करेंगे तो हम हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। ये चंदा भी खा जाएंगे तो ये तब भी हिंदुत्व के ठेकेदार बने रहेंगे। ये हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं, इनके पास सर्टिफिकेट है। ये कौन सा सर्टिफिकेट देने वाले? ये चंदा चोर है, चंदा चोर। बाबा साहब ने कहा था कि मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, अब रानी के पेट से राजा नहीं होगा, पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से राजा पैदा होगा। मोदी जी कह रहे ना ना ना, बाबा साहब अम्बेडकर आपने गलत कहा था। जो राजा पैदा होगा वो तो ईडी पैदा करेगी, अब इस देश में सीबीआई पैदा करेगी। राजा पैदा करना चाहते हैं लेकिन नहीं, हम इस देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। मेकअप कब तक लगाओगे आप चेहरे पर? जब बारिश आएगी तो धुल जाएगा। अब मेकअप धुलना शुरू हो चुका है और जनता को असली चेहरा नजर आना शुरू हो चुका है। अब मोदी जी देश का इसी में का आप इस्तीफा दे दीजिए। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी का सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरीके से विरोध हो रहा है उसको लेकर एक सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल पूछने वाला अपराधी की श्रेणी में आता है या सवाल पूछने की ताकत दिखाने वाला एमपी, एमएलए जो भी होगा या पत्रकार भी होगा उसको बीजेपी किस तरीके से बदसलूकी के साथ चुप कराने की कोशिश करेगी? इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान है आम आदमी पार्टी से एमएलए, बहुजन समाज से आते हैं कुलदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्हीं से जानेंगे जो विधानसभा में हुआ, आखिर उस पूरी वीडियो के पीछे क्या मोनोपोली थी बीजेपी की, जिस तरीके से गार्ड्स को बुलाकर बाहर निकालने की कोशिश की गई, 8 लोगों को बाहर जाने की परमिशन के लिए बार बार फोर्स किया जा रहा था कि इनको बाहर फेंको। सर क्या कहेंगे, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, क्या पीछे मोनोपोली क्या थी? देखिए, मुझे लगता है कि विधानसभा के अंदर जब भी हम जाते हैं तो अगर कोई विपक्ष का साथी विरोध करता है या कुछ भी करता है, उसकी बात सुनी जाती नहीं होता तो फिर उसको बाहर करा जाता है। लेकिन ये प्रकरण पूरा अलग है। आप सोचो कि जिस तरह से एक विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके पास ये अधिकार है किसी मेंबर को बाहर ले जाने का या बाहर भेजने का। ये अधिकार परवेश वर्मा के पास नहीं है। परवेश वर्मा एक मंत्री हैं। लेकिन आप देखो, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की ये लोग खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। परवेश वर्मा कहते हैं मार्शल को कि इसको उठा के बाहर फेंको, इज्जत शराफत से पेश मत आओ। मतलब परवेश वर्मा प्रोवोक कर रहे हैं सिक्योरिटी को, मार्शल्स को, कि वो मेरे साथ दुर्व्यवहार करें, मेरे साथ मारपीट करें, मेरे से बदतमीजी करें, क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूं, क्योंकि मैं पिछड़े समाज से आता हूं। अगर मैं दलित समाज से आता हूं तो मुझे कूड़े की तरह बाहर फेंक देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम जो ये असंवैधानिक तरीके से इन्होंने हमें करने का काम किया, मैं इसकी कंप्लेंट भी करूंगा। मैं इसकी कंप्लेंट स्पीकर को भी करूंगा, प्रिविलेज कमेटी में भी करूंगा कि एक मंत्री हाउस को डायरेक्शन कैसे दे सकता है, एक मंत्री हाउस को कैसे चला सकता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का उल्लंघन है। लेकिन इन लोगों को लगता है कि हम इनके इस कृत्य की वजह से डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। मुझे याद है वो क्षण भी, बाबा साहब अम्बेडकर जब क्लासरूम में पढ़ने जाते थे तो बाबा साहब अम्बेडकर को क्लास के बाहर बैठाया जाता था। और इसलिए बैठाया जाता था ताकि बाबा साहब अम्बेडकर क्लास में बैठ के पढ़ ना पाए, क्योंकि और बच्चे अगली जाति के होते थे, वो पिछड़ी जाति के थे, पीछे जाति के थे। लेकिन बाबा साहब हारे नहीं, बाबा साहब ने हिम्मत रखी और बाबा साहब अम्बेडकर ने क्लास के बाहर बैठकर इस देश का संविधान लिखा, समता का समतामूलक समाज की निर्माण करने का काम किया, सबको शिक्षा का अधिकार देने का काम किया। तो मैं उनको बता दूं कि हम उनके इस एजेंडे से, उनके इस अपमान का बदला तो हम लेंगे, लेकिन हम उनके उससे डरने वाले नहीं है। हम जनता की आवाज उठाएंगे, सफाई कर्मचारियों के मुद्दे उठाएंगे, समाज के मुद्दे उठाएंगे,
आरक्षण की बात करेंगे, स्विगी जोमेटो की बात करेंगे, समान काम समान वेतन की बात करेंगे, और जो दिल्ली में खुलेआम चावल से लेके दवाई से लेकर बच्चियों की साइकिल में लूट हुई है, हम उसकी बात करने का काम करेंगे। हम ये परवेश वर्मा जी को स्पष्ट करना चाहते हैं। जी। सर, आपके साथ 8 लोगों को भी बाहर किया गया था, लेकिन आपने कहा कि मैं दलित था, इसकी मुझे सज़ा मिली। मुझे लगता है कि ये आप जाति का एंगल लेकर आ रहे हैं या सही में आपके साथ जातिवाद जैसा कुछ हुआ वहाँ पर? नहीं देखिए, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। हुँ, आपको मैं बता दूं कि पक्ष और विपक्ष दो होते हैं विधानसभा के अंदर, और जब भी विधानसभा के अंदर पक्ष जो होता है, पक्ष की सीटें जो सीट डिसाइड करते हैं वो चीफ व्हिप करते हैं उनके, और हुँ, विपक्ष की सीट जो डिसाइड करते हैं लीडर ऑपोजिशन करती है हमारी। तो हमारी लीडर ऑपोजिशन है वो अतीशी जी हैं, और अतीशी जी जहां बैठती हैं वो स्पीकर के बिल्कुल बगल वाली सीट है, और उनके सामने मुख्यमंत्री की सीट और मंत्रीगण की सीट है। तो हुँ, अतीशी जी ने मेरी जो सीट को तय किया, मेरी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, वो अतीशी जी के बिल्कुल पीछे मेरी सीट को तय किया। लेकिन आप देखिए, अतीशी जी के द्वारा तय की गई सीट को 1 हफ्ते के बाद ही स्पीकर ने भाजपा के कहने पर, परवेश वर्मा के कहने पर, मेरी सीट को सबसे अंतिम सीट कर दिया, हुँ, ताकि मेरी परछाई, मेरी बात उनके कानों तक ना पहुंच पाए। उन्होंने मेरी सीट को बदल दिया। हुँ, आप सोचिए, क्या ये जातिवाद नहीं है? वो तय करेंगे विपक्ष की सीट को। उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ा, हुँ। उन्होंने परंपरा को तोड़ा, विपक्ष की नेता की उन्होंने जो मर्यादा थी उसको खत्म करने का काम किया, क्योंकि वो इस देश के बीजेपी संविधान का को तो खत्म पूरा करना चाहते हैं। मैनिफेस्टो ही जातिवाद के खिलाफ है। आप देखेंगे तमाम एसटी, एससी, ओबीसी उन्हीं की पार्टी में सबसे ज्यादा मंत्री बनते हैं। राष्ट्रपति भी उन्होंने आदिवासी दी है सबसे ज्यादा। तो जाति का मुझे नहीं लगता जाति का टैग उन पर लगाया जा सकता है। देखिए, मैं फिर बता दूं, जब जो आदमी चोर और फ्रॉड होता है ना, हुँ, उसको दिखावा ज्यादा करना पड़ता है। हुँ, तो ये भाजपा के लोग चोर और फ्रॉड है, ठीक है? ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश में राम मंदिर का निर्माण किया, लेकिन वहां रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया, वो क्योंकि वो दलित राष्ट्रपति थे। हुँ, इन्होंने जब मूर्ति स्थापना करी, तो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया, माननीय राष्ट्रपति जी को, महामहिम राष्ट्रपति को, क्योंकि वो दलित आदिवासी समाज से थी। क्योंकि इनकी मानसिकता में ये भरा हुआ है। ये मैंने कहा था कि 400 सीट लाएंगे, देश का संविधान बदल देंगे। ये मैंने कहा था क्या? ये भाजपा के लोगों ने कहा था। उनके सांसद आनंद हेगड़े ने कहा था। हुँ, मोहन भागवत कहते हैं आर्थिक समीक्षा होनी चाहिए। ये मैं थोड़ी कहता हूं, वो ये लोग कहते हैं, क्योंकि इनके क्या है, ये लोग हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ये मैं फिर बता दूंगा आपको, आज दलित समाज के अंदर आप देखिए ना, कितनी भी आप पोस्ट उठाइए सारी, आप नौकरियां उठाइए, आप सारी कैबिनेट सेक्रेटरी उठाइए इस देश के, आप बताइए कितने दलित हैं। आप वाइस चांसलर उठाइए इस देश के, कितने दलित हैं बताइए। ये उनको अधिकार नहीं देंगे, दलितों को सम्मानजनक जीवन नहीं देंगे, उनको उनके एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये डरते हैं, ये बाबा साहब के संविधान से डरते हैं। और मैं फिर बता दूं, अभी भी बार बार ये इस बात को कह रहे हैं कि हम संविधान में हमें 400 सीट लाएंगे और डिलिमिटेशन करेंगे, और डिलिमिटेशन के आधार पे आरक्षण को खत्म करने का काम इस देश में करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जो वोट की ताकत है, उस वोट की ताकत से हम जीत के आते हैं। लेकिन ये लोग उस वोट की ताकत पे भी कब्जा करना चाहते हैं। जी, आप लगातार कहते हैं कि अगर भ्रष्टाचारी मिलेंगे तो बीजेपी के दफ्तर में, साइकिल चोरी करने वाले मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। बीजेपी के दफ्तर में ऐसे क्या होता है कि आप लगातार सीधा अटैक करते हैं केंद्र सरकार पर, जबकि केंद्र सरकार तो वैसे ही काम करती है, तमाम अन्य राजनीतिक पार्टियां करती आई हैं। मैं तो पूछ चुका हूं, आज एक काम बताए जो किया हो। अंधभक्त नहीं बता पाते। जो भाजपा के अंधभक्त हैं उनके पास काम नहीं है, वो हुँ, केवल हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, काम कुछ नहीं है उनके पास। और मैं बताऊं, 18 महीने में क्या काम किया बीजेपी ने दिल्ली में? जी, 18 महीने के अंदर बीजेपी ने 3 बड़े भ्रष्टाचार किए। पहला भ्रष्टाचार किया दवाई घोटाले में, मैं नहीं कह रहा, हुँ, सीबीआई कह रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो कह रहा है। हुँ, एक वत्सला अग्रवाल जो डीजीएस की हेड हैं, आज वो जेल के अंदर हैं। वो जेल में तो मंत्री कैसे बच गए? हुँ, कैसे एक जूनियर ऑफिसर को जो 15वें नंबर पे थी, उनको प्रमोट करके क्यों डीजीएस का हेड बनाया गया? क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी की खासम खास थी। हुँ, 680 करोड़ का घोटाला कर दिया। ओआरएस के घोल के पैकेट 3 गुना दाम में खरीद लिए। 10 लाख की पोर्टेबल एक्सरे मशीन को 33 लाख में खरीद लिया। बेडशीट को 3 गुना दाम में खरीद लिया। पहला घोटाला। हुँ, और उसका नतीजा क्या हुआ? आज अस्पताल में गरीब आदमी को दवाइयां नहीं मिल रही हैं। आज दिल्ली के किसी अस्पताल में जाइए सरकारी में, जहां अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में सारी दवाई मुफ्त मिलती थी, सारे टेस्ट मुफ्त होते थे, आज वहां दवाइयां नहीं मिल रही, दवाइयां गायब हो चुकी हैं। दूसरे मुद्दे पे आता हूं, बच्चियों को साइकिल बांटने के लिए मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए।
हमने कहा भाई अच्छी बात है, मुख्यमंत्री बच्ची को साइकिल दे रही है, अच्छी बात है, हमारे समाज की बच्चियां भी हैं, सब बच्चियां हैं, उन बच्चों को साइकिल मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जब हमने डेटा निकाला उसका, हम हैरत में आ गए। 4,000 रुपए की साइकिल सरकार ने 7,000 रुपए की खरीद ली। और किससे खरीदी आप सोचिए? सरकार ने जब टेंडर जारी किया, इस देश में जो साइकिल बनाने वाली कंपनी है वो हीरो है। हीरो कंपनी ने लिखा कि हम यही साइकिल 4100 रुपए में मध्य प्रदेश को दे रहे हैं, जिन्होंने 3 लाख साइकिल खरीदी है। हम आपको 4100 में साइकिल दे देंगे, आप हमसे ले लीजिए। सीवीसी में कंप्लेंट करी उन्होंने कि टेंडर का अमाउंट ज्यादा रखा गया है, तो प्री बिड कराई जाए। प्री बिड की मीटिंग नहीं होती है और उस साइकिल को क्या 6,957 रुपए में इस सरकार खरीदती है, जो मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको भी आराम से वो साइकिल 4,000 में मिल जाएगी, जो साइकिल मैं भी खरीद के लेके आया हूं 4,000 रुपए 200 रुपए जीएसटी के साथ। आप सोचिए 3,000 रुपए का एक साइकिल में घोटाला तीसरे पे आ जाइए। चावल, गरीबों में बंटने वाले चावल के लिए आसाम की एक कॉर्पोरेशन मनिंदर सिंह सिरसा को लेटर लिखती है। देश में 21 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, किसी को लेटर नहीं लिखा उन्होंने। किसको लिखा? सिरसा जी को लेटर लिखा। क्या लिखा कि सिरसा जी आप एफसीआई से हमें राशन दिलवा दीजिए, चावल दिलवा दीजिए सब्सिडी रेट पे, और हम उस चावल को दिल्ली के माइग्रेंट के अंदर, गरीब के अंदर, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, लेबर है माइग्रेंट, उसको बांटेंगे। सिरसा जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। सिरसा जी ने तुरंत रिकमेंडेशन किया। सिरसा जी ने अपनी एफसीआई जो दिल्ली की है उसको रिकमेंडेशन नहीं किया, असम वाले को किया। और असम वाले ने क्या किया पता है आपको? असम वाले ने क्या किया? असम वाले ने वो राशन जो 31,000 मैट्रिक टन राशन था, जो 24 रुपए किलो में लिया, उस राशन को ले जाके गरीबों में नहीं बांटा, उस राशन को ले जाके बांट दिया, हरियाणा की मंडी में बेच दिया 30-35 रुपए किलो से ज्यादा में। आप सोचो 22,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता, 3 साल का टेंडर था, पर हफ्ते 31,000 मैट्रिक टन चावल आना था। और पकड़, मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात, मैं तो आम आदमी पार्टी का आरोप भी लगाता हूं, आरोप नहीं है। उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केंद्र सरकार की ने छापा मारा, उस कंपनी को पकड़ा, उसको वहां से जो मार्केट में बेच रही थी, और उसमें कौन सस्पेंड हुए? सिरसा जी के खास अधिकारी जो एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट पर थे, जिनका नाम है मिस्टर अरुण झा। अरुण झा पकड़े गए, उनको सेंट्रल विजिलेंस ने सस्पेंड करने का काम किया। खुलेआम खुला खेल फर्रुखाबादी, खुलेआम लूट चल रही है, और हम लूट पे बोलेंगे तो आप हमें सदन के बाहर फेंकोगे, हमें जादू शब्दों से अपमानित करोगे, लेकिन हम तो दिल्ली की जनता के पैसे की लूट नहीं होने देंगे। ये सरकार दिल्ली के गरीब आदमी के पैसे में लूट कर रही है, और इसलिए हम कह रहे हैं ये तीनों मंत्री लूट में शामिल हैं, इन तीनों को इस्तीफा होना चाहिए। जहां सत्ता में बीजेपी रहती है वहां पर विपक्ष जो है वो चिल्ला कर सवाल पूछता है। यही बात पंजाब की करें तो वहां पर आपकी सरकार है, पूरा पंजाब नशे में लिप्त हो गया है। एक वीडियो वायरल किया गया है, बीजेपी के ही सांसद हैं, उनके द्वारा। क्या कहेंगे कि पंजाब में आप लोग ये सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? अपनी सरकार में कुछ बदलाव क्यों नहीं करते हैं? देखिए, आप भी फैक्ट चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से हरभजन सिंह जी तो फंस चुके हैं उस वीडियो में, क्योंकि वीडियो राजस्थान का था, और उनको पता नहीं कि जमाना बड़ा हाईटेक हो चुका है। उन्हें तो मोदी जी ने बोला, संघियों ने बोला ऊपर से कि भाई बदनाम करो पंजाब को, तो हरभजन सिंह जी भूल गए कि खुद पंजाब से आते हैं। उन्होंने डाल दी वीडियो खटाक से कि पंजाब को बदनाम करो, और बाद में पता लगा कि वीडियो कहाँ का था? वीडियो राजस्थान का था। ट्रोल हो गए हरभजन सिंह उसके ऊपर, और माफी मांगनी चाहिए उन्हें आके। और दूसरी बात बता दूं, पंजाब वो स्टेट जो एजुकेशन में पिछड़ा हुआ था, जो हेल्थ में पिछड़ा हुआ था, आज वो स्टेट नशा मुक्त पंजाब की ओर जा रहा है, रंगला पंजाब की ओर जा रहा है। पंजाब के अंदर आज आप जाओगे तो महिलाओं के 63 लाख महिलाओं के खाते में 1,000 से 1,500 रुपए उनके खाते में आ चुके हैं। केजरीवाल सरकार ने करने का काम किया। पंजाब के आज एजुकेशन देश में नंबर 1 पे आई, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। पंजाब नंबर 1 स्टेट बन चुका है एजुकेशन के अंदर। आज पंजाब के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 10 गुना तक बढ़ गई है, जिन्होंने नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने का काम किया है। ये पंजाब है जहां हर जगह पर रंगला पंजाब बन रहा है, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, अच्छे स्कूल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, लोगों को बिजली सब्सिडी मिल रही है 300 यूनिट तक, और हर रोड हर सड़क पे बनने का काम हो रही है। ये पंजाब है, ये बदलाव किया आम आदमी पार्टी ने पंजाब में। और भाजपा ने क्या किया? भाजपा केवल पंजाब को बदनाम करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन मैं बता दूं भाजपा कितना षड्यंत्र कर ले, 2 सीट भी नहीं आ पाएंगे अब क्या भाजपा की पंजाब के अंदर। तीसरी बात, प्रधानमंत्री
लाल किले से भाषण देने जा रहे हैं 15 अगस्त को। शायद आप भूल गए हैं कि मोदी जी का जो जलवा था वो अभी भी कायम है जनता के बीच में। हाँ, जलवा तो कायम है मोदी जी का। भाई मोदी जी का जलवा नहीं हो तो किसका जलवा होगा? आप बताओ, मोदी जी आपका जलवा तो निकाल दिया जैन जी ने। मोदी जी को बड़ा घमंड था अपने ऊपर कि मैं झुकूंगा नहीं, जैन जी ने दिखा दिया। मोदी जी को आना भी पड़ा। अब तो फ्रंट रील बनाते हैं मोदी जी। पहले तो कैमरे वाले लगे होते थे, पचास तो भाग गए। अब तो फ्रंट रील बनाते हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को पता है जैन जी नाराज है, इस देश का युवा नाराज है, उनको पता है। और मैं पूछ रहा हूं प्रधानमंत्री जी, पर लाल किले की प्राचीर से कही गई एक एक बात पत्थर की लकीर होनी चाहिए। लेकिन मुझे बताओ, मोदी जी ने एक वादा पूरा किया लाल किले पर? मुझे याद है मोदी जी का भाषण 2021 में, 2020 में शायद, कि 2022 तक इस देश के हर गरीब आदमी के सर पे छत होगी, पक्का मकान होगा उसके पास। मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री जी, बताइए क्या देश में हर आदमी के पास पक्का मकान है? 2 करोड़ रोजगार की बात की प्रधानमंत्री जी ने। आज कितनी बड़ी बेरोजगारी बढ़ चुकी है, युवा डिग्री लेके घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है उनके पास। प्रधानमंत्री जी, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही थी, आज 12 साल हो गए, कहां है बुलेट ट्रेन आपकी? 100 स्मार्ट सिटी की बात लाल किले से कही थी आपने। मुझे 2 स्मार्ट सिटी के नाम बताओ देश के अंदर लेकिन जो आपने डेवलप करी हो। मीडिया में तो डंका बज रहा है, विदेशी डंका बज रहा है मोदी जी का। तमाम लोग उनसे मिलते हुए रोने लगते हैं। आप देखिए कैसे भव्य स्वागत होता है उनका। देखिए, मोदी जी का डंका इसलिए बज रहा है मीडिया में क्योंकि वो अडानी जी बजवा रहे हैं, अंबानी जी बजवा रहे हैं। 18 चैनल तो उनके पास है, बाकी बचे हुए अडानी जी के पास है। तो डंका तो उन्हीं का बजेगा, मेरे थोड़ी बजेगा। जब कॉन्टेंट अडानी जी को मिलेगा, अडानी को मिलेगा, तो जब कॉन्टेंट अडानी लेगा तो खबर किसी चलाएगा? मोदी जी चलाएगा, मेरी चलाएगा। अब लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, अब गोदी मीडिया से विश्वास उठ चुका है। अब आप जैसे सच्चे पत्रकार हैं, जो देश के बहुजनों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज उठाते हैं ना, आज देश के युवा का भरोसा है। आप बताओ, पूरे का पूरा नीट का जो ये अपना जैन जी का आंदोलन था जनता मंत्र का, मीडिया ने कवर किया इसको? किया नहीं किया मीडिया ने कवर। लेकिन झारखंड में गया छात्रों की हाँ, आवाज का। झारखंड में जाएंगे ना भाई, जहां जाने के पैसे मिलेंगे, फ्री में कहीं नहीं जाते हो। देखो, उनको पैसे चाहिए हर जगह जाने के लिए। अब पैसे मिलेंगे तो वहां भी जाएंगे, और पैसे जब मिलेंगे ना, तो अमन चोपड़ा जैसे गोदी पत्रकार जाने के बाद वहां पर आमलेट भी खा लेंगे पहले सोमवार में, या हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटते हैं चैनल पे बैठ के। और झारखंड में जाते, क्योंकि वहां झारखंड में हिंदू धर्म नहीं है ना भाई, इनके हिसाब से। वहां जाते सोमवार को अंडा भी खाएंगे सावन के अंदर, और अंधभक्तों की भावनाएं भी आहत नहीं होंगी। ये वो लोग हैं, तो ये दोगले लोग हैं। ये लोग ना हिंदू धर्म को मानते हैं, ना भगवान को मानते हैं, इनका विश्वास ही नहीं है। ये इनको तो वोट चाहिए बस, खाली धर्म को तो सत्ता आप लोग चाहिए। बदनाम करते हैं, सनातन का तो अपमान आप लोग कर रहे हैं। विपक्ष, पूरा विपक्ष सनातन का अपमान कर रहा है। आप लगातार देखेंगे किस तरीके से भगवा पहनकर सरकार से सवाल पूछते हैं, जबकि ये भगवा का अपमान है। आप ही के पार्टी के सांसद चंदा बॉक्स में चंदा डालते हैं सदन के अंदर, ये सब अपमान ही तो है। तो विपक्ष अपमान अच्छा, चंदा चंदा बॉक्स में चंदा डालना तो वो सनातन का विरोध हो गया, और चंदा बॉक्स में जो चंदा निकाल रहे हैं उनका, वो देशभक्त हो गए, हिंदुओं वो का कट्टर पैसा हिंदू हो गए। हिंदुओं ने लिया तो क्या आपत्ति है? हाँ, हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने लिया ना, तो फिर अब मैं कहूंगा तो विवाद हो जाएगा। भाई मैं तो पूछता हूं ना उनसे, उस बॉक्स के अंदर गरीब आदमी जाता है ना, दलित पिछड़ा आदमी जो झुग्गी में रहता है, वो भी भगवान के मंदिर में 2 रुपए चढ़ा के आता है। उस पे उसकी जेब अलाउ नहीं करती, लेकिन चढ़ा के आता है। ये चोर जो बैठे हैं भाजपा संघ के लोग, इन लोगों ने उस पैसे से चोरी करने का काम किया, और भावना आहत हम कर रहे हैं। हम चंदा चोरी पे सवाल करेंगे तो हम हिंदुओं की भावना को आहत कर रहे हैं। ये चंदा भी खा जाएंगे तो ये तब भी हिंदुत्व के ठेकेदार बने रहेंगे। ये हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं, इनके पास सर्टिफिकेट है। ये कौन सा सर्टिफिकेट देने वाले? ये चंदा चोर है, चंदा चोर, जिन्होंने भगवान राम के मंदिर से चंदा चुराने का काम किया, और भगवान राम कभी इनको माफ नहीं करेंगे। इनके अध्यक्ष नितिन नवीन हनुमान जी को नचाते हैं रैली के अंदर, वो इनको कभी माफ नहीं करेंगे, याद रख लें। और भाजपा का बुरा वक्त शुरू हो चुका है, भाजपा का बुरा टाइम शुरू हो चुका है। तोड़ जोड़ सब कुछ कर ले, जब जनता बदलाव चाहती है ना, तो सारी ईवीएम, सारा कुछ सेटिंग, सारा चुनाव आयोग, सारी ईडी, सारी सीबीआई रखी दी जाएगी, और जनता सत्ता परिवर्तन कर देगी। आपको लगता है कि बीजेपी एजेंसियों का सहारा करती है डराने के लिए? लगता नहीं, मुझे तो विश्वास है, मुझसे 100% विश्वास है। सब कुछ करती है, ईडी का दुरुपयोग करती है। हमारे 7 बंदे चले गए ईडी के चक्कर में, 7 ले गए हमारे, पूरी पूरी वो तोड़ ली, टीएमसी तोड़ ली। और मंशा क्या है, कर क्यों रहे हैं सब? भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि वोट
का जो अधिकार है, बाबा साहब ने कहा था कि मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, अब रानी के पेट से राजा नहीं होगा, पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से राजा पैदा होगा। मोदी जी कह रहे ना ना ना, बाबा साहब अम्बेडकर आपने गलत कहा था, जो राजा पैदा होगा वो तो ईडी पैदा करेगी अब इस देश में, सीबीआई पैदा करेगी, अडानी जैसे जो उद्योगपति हैं, जो चोर हैं, वो पैदा करेंगे, पैसे के दम पे राजा पैदा होगा, तो लोकतंत्र कहां बचा, डेमोक्रेसी कहां बची? ये तो पैसे के दम पे राजा पैदा करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, हम जैसे लोग बैठे हैं ना बाबा साहब के अनुयायी, हम इस देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, बाबा साहब के संविधान की हत्या नहीं होने देंगे, हम लड़ेंगे। आप पीएम को, आप जेनजी जो है पीएम की मां को गाली देते हैं, उनको भद्दी भद्दी टिप्पणी करते हैं, विपक्ष उनकी जमकर आलोचना कर रहा है, छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहा है और कह रहे हैं अब लोकतंत्र खतरे में। लेकिन मां तो मां होती है, चाहे प्रधानमंत्री जी की हो चाहे मेरी हो। इस देश में कानून प्रधानमंत्री के लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। देखो बाबा साहब ने क्या कहा था, बाबा साहब ने कहा तो राजा और रंग या फकीर सबके लिए एक वोट का अधिकार है, देश की राष्ट्रपति के पास भी एक वोट का अधिकार है, मेरे पास भी एक वोट का अधिकार है। लेकिन मोदी जी कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बाबा साहब कहते अगर मैंने जुर्म किया तो मेरे ऊपर भी एक कानून, वही कानून लागू होगा, प्रधानमंत्री ने किया उनके ऊपर भी लागू होगा। लेकिन मोदी कहते ना, अगर कोई बच्चा कोई गलत काम करेगा तो उस पर अलग कानून लागू होगा, और कोई भाजपा का अंधभक्त करेगा उस पर कानून लागू नहीं होगा। एक वो रिद्धि शर्मा है इनकी, उसने गांधी जी के बारे में क्या कहा, कितने अपमानजनक शब्द कहे उन्होंने उनके बारे में, कहा ना। लेकिन मोदी जी ने उन्हें कुछ कहा, विदुड़ी जी ने जो इनके सांसद हैं, उन्होंने सदन में खड़े होकर क्या कहा, किसकी मां को गालियां दी थी उन्होंने, उसके बारे में उन्होंने कहा क्या परवेश वर्मा इनका जो मंत्री है वो किस विषय में बात कर रहा था हम लोगों से, कराएंगे प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर एफआईआर है इन पर प्रधानमंत्री जी में? नहीं, प्रधानमंत्री जी 15 साल की बच्ची से माफी मंगवाएंगे, प्रधानमंत्री 15 साल की बच्ची को सजा दिलवाएंगे, उसको जेल में डालेंगे, उनके अंधभक्त चिरंटू जो है बच्चियों को ढूंढेंगे, उनको अपमानित करेंगे, उनको वायरल करेंगे। लेकिन मैं बता दूं, इस देश में अगर बच्चों के साथ अन्याय कोई करेगा तो हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इन जैसे जिसे मोदी जी जो कर रहे हैं ना, इस देश में एक देश में दो कानून लागू करना चाहते हैं, वो चलेगा नहीं। इस देश के अंदर एक देश में एक कानून रहेगा, वो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का कानून रहेगा। ये जो गुस्सा है जनता का, क्या मोदी और उनके जो द्वारा जो स्थापित किया गया 12-13 सालों में जो सिस्टम है, उससे जनता अब ऊब चुकी है? बिल्कुल, कब तक इनकी जुमलों को सुनेगी जनता? कब तक, कितना मैनेज करोगे बताओ? पीआर को कितना मैनेज कर लोगे? मेकअप कब तक लगाओगे आप चेहरे पर? जब बारिश आएगी तो धुल जाएगा। आप सोचो ना, कब तक लगाओगे मेकअप? कब तक घर में घुसे रहोगे? अब मेकअप धुलना शुरू हो चुका है और जनता को असली चेहरा नजर आना शुरू हो चुका है कि ये चेहरा क्या है। ये चेहरा वो है जो इस देश के अंदर देश को गर्त में डाल दिया और जाके ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए, जाके ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए, है ना? देश को गर्त में डाल दिया। आज एथेनॉल को ट्रंप अपना एथेनॉल बेचने के लिए देश की गाड़ी को खराब कर रहे हैं। E20 में गाड़ियां खराब हो रही हैं, लेकिन मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। हमारे सैनिकों को मारा जाता है, मोदी जी बोलते नहीं है। वो तो गाड़ियों में एक्सपेरिमेंट करके देखा जा रहा है कि हाँ, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसके ऊपर? देश की करोड़ों गाड़ियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मोदी जी अपनी गाड़ी पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, देश की करोड़ों गाड़ियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अरे अपनी गाड़ी पे करो ना, पता लग जाएगा। और देश को दिख गया है कि कैसे गन्ने का जूस मिला के पेट्रोल के दाम में बेचा जा रहा है। और किसके लिए? केवल ट्रंप की नालियों में जो एथेनॉल बह रहा है वो भारत की गाड़ियों में बहे, इसलिए। और क्यों? क्योंकि उनके दोस्त अडानी को बरी कराना था, उनके दोस्त को वहां से बरी कराना था, उसके लिए, एप्स्टाइन फाइल के लिए। आपने ऐसे काम ही क्यों किए कि ट्रंप आपको ब्लैकमेल करे? अब मोदी जी देश का हित इसी में, का आप इस्तीफा दे दीजिए। मतलब आप शिक्षा मंत्री के साथ साथ आप मोदी जी के इस्तीफे पे भी आ गए हैं। अभी तो मोदी जी का धीरे धीरे होगा। पहले तो अभी जिन्होंने बच्चियों के ऊपर लाठियां बरसाई हैं, करंट चलाए हैं, पैलेट गन चलाई हैं, जो गृह मंत्री इस देश के मणिपुर को नहीं संभाल पा रहे, जो इस देश में दंगों को नहीं संभाल पा रहे, जो इस देश की सीमा को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, ऐसे गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। उनका नाम अमित शाह है, पहले उनका इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद मोदी जी का नंबर भी आने वाला है। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है कि आरक्षण हटाओ। आरक्षण को लेके तमाम लोग, चाहे कांवड़ यात्रा के दौरान देखे, तमाम लोग रिजर्वेशन को ब्लेम करने लगते हैं कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। क्या आरक्षण को लेकर बीजेपी आरएसएस की एक मोनोपोली काम कर रही है? हाँ, देखो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है बीजेपी में कि सामने से आके बोल सके या मोदी जी बोल सके मुझे आरक्षण हटाना है, तो इसलिए वो अलग से कभी सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हैं, कभी वो किसी पिटीशन का सहारा लेते हैं,
कभी वो किसी इंस्टाग्राम के पेज बनवाते हैं, कभी अपने सांसदों को लगा देते हैं, वो इसका सहारा लेते हैं क्योंकि उनके पास अभी सत्ता ताकत नहीं है पूरी ना। जिस दिन ताकत आ जाएगी, 400 सीट हो जाएंगी, उस दिन उन्हें पूछना नहीं पड़ेगा, उस दिन एक झटके में वो संविधान बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से चैनल पे कह रहा हूँ, हम्म, क्या कहेंगे संविधान आप? में संशोधन करके जी। वो उसको बदल देंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको, आरक्षण की बात जो ये कर रहे हैं, भाई आरक्षण खत्म कर दो, हमें आरक्षण नहीं चाहिए यार, हमें नहीं चाहिए। लेकिन हमें जातिवाद भी नहीं चाहिए। ये बोलते हैं कि भाई आप सक्षम हो गए, कुलदीप कुमार सक्षम हो गया तो अब उसे आरक्षण नहीं चाहिए। कुलदीप कुमार विधायक है, कुलदीप कुमार सक्षम है, जो जातिवादी मानसिकता का आदमी है, वो ये देख के मेरे से जातिवाद कर रहा है क्या? नहीं, वो ये देख के कर रहा है कि मेरी जाति क्या है, वो ये देख के करता है। जब द्रौपदी मुर्मू जी मंदिर में गई थी, उस मंदिर को धुलवाया गया था, वो तो देश की राष्ट्रपति हैं, सबसे बड़ी पोस्ट पे वो बैठी हुई है, मंदिर क्यों धुलवाया गया? उनसे बड़ी पोस्ट पे इस देश में कौन है? क्योंकि बात पोस्ट पोजीशन की नहीं है, बात जाति की है। तो जिस जाति व्यवस्था खत्म होगी, उस दिन आरक्षण हम खुद छोड़ देंगे। मैं कहता हूं इस देश में अगर वो लोग सच्चे देशभक्त हैं, अगर उनमें हिम्मत है, वो मोदी जी के गुलाम नहीं है, तो इस देश में जाति को खत्म करने की मुहिम शुरू करें, आरक्षण हम खुद छोड़ देंगे। आप लोग जाति के नाम पे उत्पीड़न बंद हो इस देश में। आप लोग शिक्षित होकर गंगा उल्टी बहाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि गुलामी करने वाला, खेत खलियानों में मजदूरी करने वाले को चीफ जस्टिस बना दिया जाए, इस देश के सर्वोच्च पदों पर बिठा दिया जाए। तो कौन मजदूरी करेगा, कौन गटर साफ करेगा फिर? कोई जूता मारा गया ना उनके मुंह पे, किसने मारा? क्यों मारा वो जूता? जस्टिस बी.आर. गवई के मुंह पे क्यों मारा? क्योंकि उनको पता है वो सबसे सर्वोच्च पद है इस देश में, जुडिशरी के अंदर। लेकिन अगर इतने सर्वोच्च पद पे क्या कमी है उनके पास बताओ? एजुकेशन में किसी से कम है, पोस्ट में कम है, पैसे में कम है, क्यों मारा गया जूता? केवल जाति देख के जूता मारा गया उनके मुंह पे। उनको बताया गया तुम्हारे पास कुछ भी हो भाई, लेकिन तुम्हारी जाति तो वही है ना, तुम वही हो जिन्होंने आज तक इतनी गुलामियां करी हैं। अरे आज उनको लगता है कि उन्होंने कुएं से पानी नहीं पीने दिया, आज तुम बराबरी में बैठ रहे हो उनके, तो उनको दर्द तो होगा इस बात का। और मैं क्या बोल रहा हूं भाई, आप सोचो जब मेरी सीट को उन्होंने इसलिए चेंज कर दिया कि मेरी परछाई उन तक ना पड़ जाए, मेरी आवाज उनके कानों तक ना जाए, तो आप सोचो जब मेरे साथ दिल्ली विधानसभा के अंदर ये भाजपा की सरकार इतना बड़ा जातिवाद करती है, तो मेरे उन भाइयों के साथ क्या होता होगा जो गांव में 2 या 4 घर हैं, जो गांव में रहते हैं। आप सोचो, जिनकी मूछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, जिनकी घोड़े पे बड़ा चढ़ाने पर हत्या कर दी जाती है। अरे 80 साल बाद इस देश में जातिवाद है। अरे मैं तो कहता हूं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा होता इस देश का, तो ये जो आज 2-4% के लोग भी सक्षम हो, वो भी नहीं हो पाते। तो हम सबको तो बाबा साहब अम्बेडकर का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए, उनका बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है। क्या कहेंगे देश की आवाम को सर? आपके विपक्षी नेताओं को खरीद लिया जाता है, जेन जी सड़कों पर आकर आंदोलन करता है, उसके बाद मुझे लगता है फिर से लोगों के मन के अंदर का जो डर था वो थोड़ा खत्म हुआ है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि लोगों को वाकई में बीजेपी के प्रति अब सड़कों पर खुलकर आना चाहिए? देखिए मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल आना चाहिए, विपक्ष के नेताओं को भी आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए उन्हें ना। क्यों डर रहे हैं वो लोग? भाई जब देश के एक बात सोचो, इतने बड़े नेता अरविंद केजरीवाल नहीं डरे, जो 6 महीने जेल रह के आगे कंप्रोमाइज नहीं करा। मनीष सिसोदिया 19 महीने जेल रह के आगे कंप्रोमाइज नहीं किया। जैन साहब 2.5 साल जेल रह के कंप्रोमाइज नहीं किया। सनी साल 6 महीने जेल रह के कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं कह रहा हूं अगर देश के 20% विपक्ष के नेता ये हिम्मत रख ले, तो मोदी को बचाने वाला देश में कोई पैदा नहीं है, मोदी सरकार गिर जाएगी। कोई डरेगा नहीं ईडी सीबीआई से। सब लोग ठान लेना, सब लोग बनो अरविंद केजरीवाल, बनो मनीष सिसोदिया। क्यों डर रहे हो? हम तो बन रहे हैं, हम नहीं डर रहे इनके ईडी सीबीआई से, खुल के बोल रहे हैं हम। तभी तो हमसे डर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनको पता है हमारी आवाज नहीं दबा सकते, हमें खरीद नहीं सकते हैं। तो इसलिए अगर यही सब लोग ठान लें, तो ये सरकार चंद महीनों की सरकार बची है। सब लोग ठान लें, और आप ठानोगे, इस देश का नेता ठानेंगे, तो युवा अपना आप ठान लेंगे। भाई जब युवा 2 लाठी उसको लगती है तो खड़ा होकर कहता और मारो, आंसू गैस लगती है तो कहता और चलाओ। और बिहार वाले तो अलग ही कहते भाई आंसू गैस नहीं लेके आए क्या? आप सोचो, हिम्मत लेके आओ। अगर ये हिम्मत आ गई, मैं दावे से कह रहा हूं चंद दिनों की ये सरकार है, क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। और जो ये पूंजीपति व्यवस्था होती है, डरपोक बहुत होती है, इसको धंधा करने का बहुत डर होता है। और जैसी धंधे पे बात आएगी, अडानी अंबानी जैसे लोग भी साथ छोड़ जाएंगे मोदी जी का। धंधा पहले है, ये ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें कीमती समय देने के लिए। मेरे साथ थे
आम आदमी पार्टी से एमएलए कुलदीप कुमार, धन्यवाद, जय आप भीम। इनको सुन रहे थे। विधानसभा में जो वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, किस तरीके से लगातार प्रवेश वर्मा द्वारा कहा जाता है कि इनको बाहर फेंक दिया जाए। सोचिए, संवैधानिक पद पर जनता जिनको चुनकर भेजती है, उनके लिए अपमानित शब्दों का चयन करना मुझे नहीं लगता उचित होगा। सबकी एक गरिमा होती है और सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, हमारी बातचीत कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।